नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। देश में राजनीति का मौसम यूं तो 12 मासी है। कभी विधानसभा में तो कभी निकाय और पंचायतों में नेता चुनने का खेल चलता रहता है। अब सांसद चुनने का वक्त करीब आता जा रहा है, इसलिए माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म है। सियासी गलियारों में आज कहां क्या हुआ वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत उस खबर से जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के बुराड़ी में 12 लोगों के परिवार ने जिंदगी के बजाय मौत को क्यों चुना, ये रहस्य अब तक नहीं सुलझा है। बुराड़ी के भाटिया परिवार के सभी 11 सदस्य रविवार की सुबह अपने घर में मरे पाए गए। परिवार की बुजुर्ग मुखिया नारायणी की लाश कमरे में फर्श पर थी। बाकी 10 लोगों की लाशें फंदे पर लटकी हुई थी। मरने वालों में अधेड़ भी थे, जवान भी थे और 12 साल के बच्चे भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है। जो पोस्टमार्टम है 11 डेड बॉडीज का कंप्लीट हो गया है, तो अब उस डॉक्टर से हम कोशिश कर रहे हैं कुछ इनफॉर्मल ओपिनियन हमें मिल जाए, बट जो थोड़ा बहुत इंडिकेशन है उससे यही लगता है कि इन सबका सुसाइडल अटेम्प्ट है। भाटिया परिवार के घर से पुलिस को एक रजिस्टर मिला है जिसमें बड़ पूजा क्रिया की बात लिखी है। पूजा की विधि के बारे में बताया गया है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ एक खास दिन और खास वक्त पर फंदा लगाएंगे। इस काम को श्रद्धा से करना है। इसी रजिस्टर के आधार पर माना जा रहा है कि परिवार ने अंधविश्वास का शिकार होकर सुसाइड कर दिया। पड़ोसियों का कहना है कि रजिस्टर पर हैंडराइटिंग तो परिवार के ही एक बच्चे की है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं कि पूरा परिवार सुसाइड कर सकता है, और वो भी तब जब परिवार बहुत मिलनसार खुशहाल था। हाल ही में परिवार की एक बेटे की सगाई भी हुई थी। पुलिस को कई चीजें मिली हैं, कई डायरियां मिली हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हाथ पे पट्टी बांध लो, आंख पे पट्टी बांध लो, मुंह पे पट्टी बांध लो। क्या था सर? मैं वहीं था जब पुलिस वाले उस फाइल कॉपी को देख रहे थे। रेटिंग मैच करने के लिए मुझे बुलाया गया था। छोटा बच्चा शिवम जो उसकी रेटिंग मैच कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? 11 लोग एक आत्महत्या करना बहुत बड़ी बात है। सर अभी तक ये नहीं कह सकते आत्महत्या की है, मर्डर है, जब तक अच्छे से कुछ पता नहीं लगता। अभी तो मैं नहीं कह सकता आत्महत्या है कुछ है। सुसाइड का रहस्य भाटिया परिवार के मकान से भी गहरा गया है। भाटिया परिवार के इस मकान में दीवार के बाहरी हिस्से में 11 पाइप निकली हुई थी। 7 पाइपों का बाहरी सिरा मुड़ा हुआ है, जबकि 4 पाइप सीधी है। मकान में इस तरह पाइप लगाने का मतलब क्या है, ये भी समझ से परे है। इसे भी परिवार के अंधविश्वास की निशानी के तौर पर ही देखा जा रहा है। रविवार सुबह बुराड़ी के जिस घर से 11 डेड बॉडीज मिलने से सनसनी मच गई थी पूरे इलाके में, उसके बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस घर के जिस घर में डेड बॉडी मिली थी, इस घर में एक 11 पाइप्स निकले हुए हैं। अगर इनकी गिनती की जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये 11 पाइप है, जिनमें से 7 पाइप का जो मुंह है वो मुड़ा हुआ है, जबकि 4 पाइप बिल्कुल सीधे हैं। अब घर से इतने पाइप्स का बाहर निकलना, वो भी दीवारों के अंदर से खुले प्लॉट में निकलना, ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। आखिर ये 11 पाइप्स क्यों निकाले गए? क्या इन 11 पाइप्स का उन 11 लोगों से जिनकी डेड बॉडीज इस घर से मिली थी उनसे कोई संबंध है, या उन बॉडीज का इस पाइप से कोई संबंध है? ये अब देखने वाली बात होगी। और ये संदेह पैदा करता है कि आखिर क्यों ये 11 पाइप्स इस घर से बाहर निकले हुए हैं। क्या इन 11 पाइप्स का इन 11 डेड बॉडीज से कोई संबंध है? ये अब जांच का विषय है। घूम फिरकर पूरा मामला इसी बात पर अटक जा रहा है कि 11 लोगों के परिवार ने अगर सुसाइड किया तो किसके कहने पर? मरने वालों के हाथ पांव किसने बांधे? मुंह पर पट्टी और कानों में रुई क्यों थी? सूत्रों का कहना है कि भाटिया परिवार में छोटे बेटे ललित का दबदबा था। ललित पागलपन की हद तक धार्मिक था। 2013 से ही ललित डायरी लिखता था, जिसमें वो बताता था कि परिवार का कौन सदस्य आज क्या करेगा। पूरा परिवार ललित की बात फॉलो करता था। अपने पिता की मौत के कई दिन बाद तक ललित ने मौन धारण किया था। वो दावा करता था कि पिता की आत्मा उसके अंदर आ गई है। वो अपने पिता के जैसा ही बर्ताव करने लगता था। 7 दिन पहले से ही ललित के ही कहने पर पूरा परिवार बड़ यानी बरगद की पूजा कर रहा था। शनिवार और रविवार की रात भी भाटिया परिवार को क्या करना है ये भी ललित ने ही तय किया था। कौन कहां और कैसे लटकेगा ये रजिस्टर में लिखा जा चुका था। पूरा परिवार बरगद की जड़ की तरह लटका हुआ मिला है, इसलिए इसे सामूहिक आत्महत्या माना जा रहा है। इस तरह के अपराधों की जांच का अनुभव रखने वाले लोगों का कहना है कि पूरा परिवार, खासकर छोटे बच्चे, सुसाइड नहीं कर सकते। उन्हें किसी ने फांसी पर लटकाया और फिर
खुद को भी मार लिया। ये भी आशंका जताई जा रही है कि कोई 12वां आदमी भी हो सकता है जो दूर रहकर इस परिवार को गुमराह कर रहा हो। ये भी मुमकिन है कि उस 12वें आदमी ने फांसी लगाने में मदद की हो। अब बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लगे उस काले धब्बे की जिसे भीड़ तंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र जो सिर्फ अफवाह और शक की बिना पर निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। महाराष्ट्र के धुले में उड़ी ऐसी ही एक अफवाह ने जहां 5 निर्दोष लोगों की जान ले ली, वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव में मौके पर पहुंची पुलिस ने धुले जैसी कहानी दोहराए जाने से बचा लिया। चेन्नई में भी भीड़ तंत्र का स्याह चेहरा सामने आया, जहां लोगों ने एक अफवाह के चलते 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि यहां भी आजाद नगर की तरह मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से युवकों को बचा लिया। इन तीनों घटनाओं के पीछे वजह एक ही है और वो है शक और अफवाह। तीनों जगह बच्चा चोरी के शक में भीड़ पागल हुई। मालेगांव और चेन्नई में तो वक्त पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के निशाने पर आए लोगों को बचा लिया, लेकिन धुले में तो 5 लोग खुशकिस्मत नहीं थे जिन पर भीड़ का कहर टूटा। यहां बच्चा चोर गैंग का सदस्य समझकर भीड़ ने 5 लोगों को तब तक पीटा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। बीते एक हफ्ते से धुले में बच्चा चुराने वाले गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह उड़ी हुई है। रविवार को अठवड़े गांव में 7 से 8 लोगों को संदिग्ध के तौर पर घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद इन्हें बच्चा चोरी करने वाला गैंग समझकर भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया और उन लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल हालात को देखते हुए इस गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते लोगों की पीट कर हत्या के मामले पहले भी सामने आए हैं। इससे पहले 8 जून को औरंगाबाद में भीड़ ने लुटेरे होने के शक में 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी। इसी साल जून में छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बच्चा चोर समझकर भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला था। बीती 10 जून को असम के कार्बी आंकलांग जिले में भी बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 युवकों की पीट कर हत्या कर दी थी। पिछले साल जून में भी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बच्चा चोरी के शक में एक महिला को लोगों ने ट्रैक्टर से बांधकर उसके साथ हैवानियत की थी। अब धुले की घटना के बाद कांग्रेस जहां इसे सरकार की नाकामी बता रही है, वहीं बीजेपी ऐसी घटनाओं पर सियासत न करने की नसीहत दे रही है। राज्य की पुलिस की यंत्रणा जो है, पुलिस मशीनरी जो है, वो पूरी तरीके से नाकामयाब है और मुख्यमंत्री जो खुद एक गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर वो क्यों अभी तक ध्यान नहीं दे पाए। और ये घटनाएं जो बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसमें एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर रही गई है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए ऐसी घटनाएं, ऐसे वारदात ये बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी तरह की बयानबाजी से कोई फायदा होने वाला है। कि कोई कभी भी इस तरह की घटना अगर होती है तो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, करता भी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट जहां पर भी होता है उस पर कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी करती हैं। लेकिन उस पर अगर आप सियासत करेंगे, उस पर आप बयानबाजी करेंगे, तो निश्चित तौर से जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी करके समाज में हिंसा पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके हौसलों को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सियासत लंबे समय से चल रही है। ये मामला जहां सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं अब लखनऊ में भगवान राम के भाई लक्ष्मण की मूर्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक लखनऊ को लक्ष्मण की नगरी माना जाता है और यहाँ पुरातात्विक रूप से लक्ष्मण के टीले का एक चित्र भी है। 27 जून को बीजेपी के 2 पार्षद रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव ने लखनऊ नगर निगम को एक प्रस्ताव दिया, जिसमें टीले वाली मस्जिद के पास नगर निगम की जमीन पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की मांग की गई। इस प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसके पास होने के पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। टीले वाली मस्जिद के इमाम ने उस इलाके में लक्ष्मण की मूर्ति को यह कहकर विरोध किया है कि यहाँ पर मूर्ति लगाने से इस इलाके में नमाज अदा करने वालों को ऐतराज होगा, इसलिए यहाँ लक्ष्मण की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर संत समाज और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ गए हैं, जिसे आज हम टीले वाली मस्जिद कहते हैं। अगर आप वहां जाए तो मस्जिद जैसा कुछ भी नहीं है, टीला है और टीले पर इमाम साहब का निवास है। तो वो टीला हनुमान टीला के नाम से ही जाना जाता था और इतिहास में ऐसा कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि हनुमान जी इसी टीले पर बैठ करके अयोध्या की निगरानी करते थे, अर्थात अवध का प्रवेश द्वार था ये टीला
हनुमान टीला जिसे कहा जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी की मूर्ति लगे, यह स्वागत योग्य कदम है। मैं समझता हूँ ये एक फितने को जन्म दिया जा रहा है, जिससे एक इख्तिलाफ सामने आए और इसको गवर्नमेंट को फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो नमाजें होती हैं वो 1-1 किलोमीटर की रेंज में पब्लिक होती है, इतनी बड़ी नमाजें होती हैं और कदीमी मस्जिद है, लिहाजा कोई भी ऐसा विवाद जन्म न ले, उससे पहले ही हुकूमत इस पे कार्रवाई करे और इस प्रस्ताव को खारिज करे। बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां चुनाव से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ शुरू हो गई है। इस दौर में पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह का पत्ता साफ हो गया है। इस पर खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने मोहर लगा दी है। बावरिया ने दो टूक कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो कमलनाथ या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। उनके बयान से साफ है कि दिग्विजय न तो पार्टी का चेहरा होंगे और न ही सीएम की रेस में। विधानसभा में कांग्रेस की सरकार तो बनने जा रही है आगामी चुनाव में, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दो में से कोई एक हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय का गुट ज्यादा हावी और प्रभावी माना जाता है। एक लंबे अरसे से सत्ता में मध्य प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस जमीनी की जगह अभी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही आपस में भिड़ गई है। अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की। यहाँ बीजेपी की उम्मीदों को उसी के एक सांसद पलीता लगाने में जुट गए हैं। अगले साल हरियाणा में चुनाव है और 2 दिन पहले गुड़गांव में इसे लेकर बीजेपी ने मंथन किया और मिशन 65 का टारगेट फिक्स किया। यानी 2019 में विधानसभा की 90 में से 65 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट भी तय हुआ है। लेकिन बीजेपी के ही बागी नेता और सांसद राजकुमार सैनी ने पार्टी के इस टारगेट को दूर की कौड़ी करार दिया है। राजकुमार सैनी का कहना है कि मीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। सैनी ने बगावत दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि 4 साल में खट्टर सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है और ऐसे में बीजेपी चेहरा भी बदलती है तो भी फायदा नहीं होगा। अगर 4 साल तक खड्डा खुदता रहा तो आज तो वो खड्डा खुदा हुआ, उसे कोई कौन भरेगा? उसमें तो जो है ना, उसकी भरपाई कोई अब इतनी जल्दी हो नहीं सकती, चाहे चेहरे बदले और चाहे लाइन बदले। अब जो है ना, वो जो जनता का विश्वास था वो बहुत दरकिनार हो चुका है। राजकुमार सैनी तो पार्टी में नए आए हैं, लेकिन उनको शायद नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मीटिंग करके जो रणनीति बनाती है उसके बलबूते पर ही, उसके दम पर ही आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता पार्टी बना है। अब बात बिहार की, जहां चाय की चुस्कियों पर सियासी चटखारे लिए जा रहे हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पीएम नरेंद्र मोदी की नकल करते दिखे। जिस मोदी को पानी पी पी कर तेज प्रताप पूछते रहे हैं, उन्हीं मोदी के चाय पर चर्चा के आइडिया को तेज प्रताप ने कॉपी किया है। 2014 के चुनावी अभियान के दौरान मोदी ने चाय पर चर्चा की थी, तो मिशन 2019 के लिए तेज प्रताप ने चाय पर चर्चा की शुरुआत की है। आरजेडी के इस अभियान का नाम टी विथ तेजस्वी रखा गया है। तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के महुआ पहुंचे थे। यहीं से तेज प्रताप विधायक भी है। महुआ में तेज प्रताप ने चौपाल सजाई और चाय पर चर्चा की। चाय पीते पीते तेज प्रताप आरजेडी कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे पीएम मोदी के चाय की चर्चा की नकल क्यों कर रहे हैं, तो वो भड़क गए और कहा कि मोदी जी तो मेरी नकल करते हैं। ये चाय पे चर्चा का मतलब क्या मतलब हो गया? क्या मोदी जी की नकल है या क्या है ये? मोदी जी का हम नकल करते हैं कि मोदी जी हमारा नकल करते हैं? मोदी जी हमारा नकल करते हैं ना, बिहार का नकल करते हैं मोदी। उधर तेज प्रताप की चाय पर चर्चा को लेकर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक ने तंज कसा है और कहा कि हाशिए पर चल रहे तेज प्रताप पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप जी को अपने पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रहा है और इसका बयान उन्होंने खुद किया है। तो कभी अभिनय के क्षेत्र में भाग आजमाने जा रहे हैं, कभी चाय की चर्चा की बात कर रहे हैं। मुझको लगता है कि उनको यह तय करना चाहिए कि उनको करना क्या है। मुझे जाके रुद्र की चर्चा करें,
कभी जिम जाने लगते हैं, कभी बॉडी बनाने लगते हैं, कभी चाय पे चर्चा करने लगते हैं। बेसिकली आप लोगों को कैमरा पे आने का शौक है, रोज दिन उनको दिखाया कीजिए 4-5 बार, उनकी सब चर्चा वहीं पर समाप्त हो जाएगी। कैमरा देखकर सीधे पीएम को ललकारने वाले तेज प्रताप यादव घर जाते ही धुतकार खा जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद तेज प्रताप ने फेसबुक पर ये दर्द बयां किया है कि कैसे घर में उनकी नहीं सुनी जा रही। तेज प्रताप इस कदर परेशान है कि उन्होंने राजनीति छोड़ने के संकेत तक दे दिए हैं। फेसबुक पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा, मैं जब महुआ गया था तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि ओम प्रकाश यादव और सुबोध राय आपके खिलाफ गलत अफवाह उड़ाकर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पागल और संकी बताते हैं, यहाँ तक कि अब जोरू का गुलाम भी बताते हैं और कहते हैं कि तेज प्रताप नाम के विधायक हैं। तेज प्रताप को कुछ नहीं आता। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मम्मी पापा को इन दोनों के बारे में बहुत बात बता चुका हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरी एक नहीं सुनती और उल्टा मुझे ही डांट सुनाने लगती है, जिसके कारण मैं बहुत प्रेशर में हूँ। अब आप ही बताइए कि क्या प्रेशर में राजनीति हो सकती है क्या? मुझमें अदम्य साहस और क्षमता है जिससे मैं इन कीड़े मकोड़ों को चुटकी में मसल सकता हूँ, लेकिन मेरा पैर अपनों के कारण रुक जाता है। आप जानते हैं कि बाजीराव मस्तानी में संपूर्ण विश्व को जीतने की क्षमता थी, लेकिन वो घर में ही हार गए। यदि यही स्थिति बनी रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी में उनकी बात सुनी नहीं जा रही। उस समय तेज प्रताप ने कहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़कर द्वारका चला जाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि राजनीति ही छोड़ दूंगा। साफ है कि लालू परिवार में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी की राजनीति में मां बेटी का दंगल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राजनीति के गलियारों की कुछ और खबरें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल अपने चुनाव को गुजरात हाईकोर्ट में दी गई चुनौती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिस पर 9 जुलाई को सुनवाई है। यूपी के पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर हजारों सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगाएंगे, जिसमें लिखा होगा नीतीश चाचा के लिए नो एंट्री। निकाह हलाला और बहु विवाह पर केंद्र सरकार जल्द ही एफिडेविट दाखिल करेगी। निकाह हलाला और बहु विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से अर्जी दाखिल है। 2019 से पहले यूपी में सियासी जंग की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर उनकी बेटी कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल आमने सामने नजर आई। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया के साथ एनडीए का कुंडा खड़ा है, तो वहीं उनकी मां कृष्णा के साथ यूपीए परिवार आ खड़ा हुआ है। अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में जहां सीएम योगी शामिल हुए, तो वहीं कृष्णा पटेल के कार्यक्रम में कांग्रेस, आरएलडी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने शिरकत की। कृष्णा पटेल के इस कार्यक्रम में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी आने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कार्यक्रम टाल दिया। कृष्णा पटेल का यह कार्यक्रम जहां वाराणसी में हुआ, वहीं अनुप्रिया ने लखनऊ में पिता की जयंती मनाई। सोनेलाल पटेल की जयंती पर मां बेटी के बीच सियासी दूरियां साफ नजर आई। अपना दल में दो फाड़ होने के बाद से अनुप्रिया की मां अब अपने धड़े का आधार बढ़ाने में जुटी हैं। सूबे के पटेल, राजभर, बिंद, कहार और कोयरी समाज में पैठ बढ़ाने की उनकी कोशिशें जारी हैं। वाराणसी, मिर्जापुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को गोलबंद कर कृष्णा पटेल का धड़ा महागठबंधन में अपनी बड़ी भूमिका देख रहा है। अब बात राजस्थान की, जहां चुनावी साल में गुर्जरों की धमकी के आगे वसुंधरा सरकार आखिरकार झुक गई। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को अति पिछड़ा वर्ग में 1% आरक्षण देने का आदेश दिया है। दरअसल 7 जुलाई को पीएम मोदी जयपुर जाने वाले हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समुदाय पीएम मोदी के दौरे में बाधा न डाले, इसे देखते हुए वसुंधरा सरकार ने आनन फानन में आदेश जारी किया कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 5 जातियों को 1% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस कैटेगरी में पहली जाति बंजारा बाल्दिया लबाना है, दूसरी जाति गाड़िया लुहार गदालिया है, तीसरी जाति गुर्जर है, चौथी जाति राइका रेवारी है और 5वीं जाति गड़रिया है। इन 5 जातियों को भी अब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। राजस्थान में गुर्जरों के लिए आरक्षण का रास्ता निकालकर बीजेपी ने चुनाव की मंजिल पर निशाना साधा है।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरें। अहमदाबाद गैंगरेप केस में पीड़ित लड़की ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने कहा है कि क्राइम ब्रांच के चीफ ने बेहुदे सवाल पूछे। लड़की का इल्जाम है कि पुलिस अधिकारियों की मदद कर रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बारिश की वजह से रेलवे ब्रिज के किनारे की दीवार ढह गई और मिट्टी का कटाव हो गया। इससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। केरल के कोच्चि में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं पर लगा है। हरियाणा के यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के गनमैन पुनीत कुमार को उसके दोस्त ने उसी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। गनमैन की हालत गंभीर है, वहीं आरोपी गिरफ्तार हो गया है। राजस्थान के अलवर में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। लाठी डंडे से पुलिस वालों की पिटाई कर दी और उन पर पथराव भी किया। बाद में हमलावरों को पकड़ा गया। बिहार के जमुई में आरटीआई कार्यकर्ता वाल्मीकि यादव समेत 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। वाल्मीकि कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का मामला उठाते रहे हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां सरकार बनाने की हलचल शुरू हो गई है। पीडीपी से बीजेपी की समर्थन वापसी के चलते महबूबा सरकार गिर गई थी और वहां राज्यपाल शासन चल रहा है। अब ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस और पीडीपी में खिचड़ी पक रही है और दोनों मिलकर सरकार बनाने की तैयारी है। इन खबरों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि आज दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कश्मीर की हालत पर चर्चा हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर मौजूद थे। इसी कड़ी में कल कांग्रेस ने श्रीनगर में एक बैठक भी रखी है, जिसमें पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, सांसद, पूर्व सांसद समेत करीब 100 नेता मौजूद रहेंगे। ऐसी खबरें हैं कि कल की बैठक में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। 87 विधायकों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत के लिए 44 का आंकड़ा चाहिए। पीडीपी के पास 28 विधायक हैं और बीजेपी के पास 25 विधायक है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 विधायक है और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 12 है। निर्दलीय और अन्य मिलाकर 7 विधायक हैं। अगर पीडीपी और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो दोनों के विधायकों की संख्या 40 पहुंच जाएगी, यानी बहुमत के लिए सिर्फ 4 विधायकों की जरूरत रहेगी। अन्य और निर्दलीयों की संख्या 7 है। इसमें से सिर्फ 4 विधायकों के अपने पाले में अगर कर लिया तो पीडीपी और कांग्रेस की सरकार आसानी से बन जाएगी। खास बात यह है कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती दिल्ली में डेरा डाले हुई है। हालांकि कांग्रेस पीडीपी के साथ सरकार बनाने की खबरों को खारिज कर रही है। मैम सरकार बनाने की भाई मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। अब तो हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस शुड बी रिवाइव्ड बाय द इलेक्शन। तो फिर सरकार बनाने की बात कहाँ है? किससे सरकार बनाएंगे? किससे बनाएंगे? जो डिस्क्रेडिटेड हैं, जो नाकामयाब हैं और इसलिए उनको प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रूल लगाना पड़ा, उनके साथ बैठकर हम सरकार बनाएं। क्रिकेटर विनोद कांबली की बीवी ने किसको घूसा मारा? मेट्रो रेल की ट्रैक की सुरक्षा पर सवाल क्यों उठा? इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर की फर्जी डिग्री का राज क्या है? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात तिरुपति वाले बालाजी की, जो दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर भारत में भी प्रकट हो गए हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आंध्र प्रदेश जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और वो भी तिरुपति बालाजी की देखरेख में ट्रस्ट की परमिशन के साथ। श्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर बने इस भगवान वेंकटेश मंदिर का उद्घाटन किया। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर खासकर उत्तर भारत। श्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर बने इस भगवान वेंकटेश मंदिर का उद्घाटन किया। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर खासकर उत्तर भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे कुरुक्षेत्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। 1 जुलाई से यह मंदिर लोगों के लिए खुल गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति के बाद दुनिया में यह दूसरा तिरुपति बालाजी का मंदिर होगा। उत्तर भारत के जो दर्शनार्थी हैं, जो भगवान की दर्शन करना चाहते हैं,
उनको बहुत बड़ा एक अच्छा अवसर ये मिल गया कि उनको तिरुपति जी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये स्थान क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने 5.5 एकड़ जमीन इस स्थान के लिए लीज पर की है। बालाजी के इस मंदिर के निर्माण के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को दी है। वहीं मंदिर निर्माण में करीब 34 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं इस मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ देवी महालक्ष्मी, देवी भूदेवी के 2 मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। मंदिर के निर्माण में तमिलनाडु से मंगवाए गए 15,000 टन पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। भगवान तिरुपति बालाजी की अद्भुत मूर्ति करीब 9 फीट की है, जिसे खास ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में बना 55 फीट ऊंचा मंदिर का प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। दक्षिण भारत के कारीगरों ने विशेष तौर पर मंदिर में लगे पत्थरों को तराशा है। देश दुनिया में मशहूर तीर्थ नगरी पुष्कर को बदनाम करने वालों की शर्मनाक करतूत की एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल राजस्थान के पुष्कर में पवित्र सरोवर किनारे कुछ लड़के शराब पीते पकड़े गए, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई करी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जैसे इन लड़कों को शराब पीते लोगों ने पकड़ा तो वो कैमरे पर सफेद झूठ बोलते नजर आए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रविवार देर रात का है। मैं तो पीता ही नहीं, सुन लो यार भाई। हो गया ना, हाँ इसका वीडियो बना कहा पीता फिरा। सर मैं नहीं पी रहा, हम तो पीते ही नहीं, सर हम पीते अब हमारा मैं तो पीता ही नहीं, सुन लो यार भाई। हो गया ना, हाँ इसका वीडियो बना कहा पीता फिरा। सर मैं नहीं पी रहा। अब खबर यूपी में इनकाउंटर की। योगी राज में अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस इन दिनों इनकाउंटर का ब्रह्मास्त्र चला रही है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। पीयूसीएल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मुठभेड़ के दौरान बीते 2 महीनों में 60 लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो फौरन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से दखल देने को कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी है। यूपी में योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुए हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 58 बदमाश मारे जा चुके हैं, जबकि 5222 को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ों में 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। यूपी पुलिस इनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बताती है। पुलिस सूत्रों की दलील है कि इनकाउंटर स्टेट पॉलिसी नहीं है। पुलिस मजबूरी में आत्मरक्षा के लिए गोली चलाती है। रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, तो यूपी पुलिस का कहना है कि सभी मुठभेड़ों में नियमों का पूरा पालन किया गया है। सभी मामलों की मजिस्ट्रेट से जांच कराई जा रही है और इसकी सूचना समय से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी भेजी जा रही है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की बीबी का नया बवाल भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के मसूरी में एक होटल की खिड़की से गिरने से बच्चे की मौत हो गई। 8 साल का मासूम अपने परिवार के साथ हरियाणा के करनाल से मसूरी घूमने आया था, जहां होटल महफिल की खिड़की टूट गई और यह हादसा हो गया। यूपी के इलाहाबाद में रंगदारी न देने पर बदमाशों ने ठेकेदार को बेरहमी से पीटा। मामला शिवकुटी इलाके का है, जहां टेंडर डालने के एवज में 2 लाख की रंगदारी मांगने पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने ठेकेदार को बुरी तरह पीटा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। मामला पहासू थाने इलाके का है। जब कुछ लोग बारात के झगड़े को लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस नदारद दिखी। इस दौरान होमगार्ड ने एक शख्स को वीडियो बनाते देखा तो उसने युवक को बुरी तरह पीटा। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। चोरों ने गर्मियों की छुट्टी के दौरान स्कूल के ऑफिस का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सामानों पर हाथ साफ कर दिया। यूपी के कन्नौज में एक दरोगा की दबंगाई का वीडियो सामने आया है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में चौकी इंचार्ज राजेश कुमार और एक सिपाही कुछ लोगों को धमकाते हुए खुद को राष्ट्रपति, पीएम और मुख्यमंत्री से ऊपर बताने लगा।
पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन पर सिंगर अंकित तिवारी के पिता को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। मामले में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ये सीसीटीवी वीडियो मुंबई के एक मॉल का है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैसे ही मॉल के अंदर सिंगर अंकित तिवारी के पिता राजेंद्र तिवारी का हाथ विनोद कांबली की पत्नी से टच हो जाता है। इसके बाद एंड्रिया पहले उनके सर पर बैग दे मारती है और फिर एक थप्पड़ जड़ देती है और ये पूरा मामला मॉल के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। इसके बाद अंकित तिवारी के पिता ने विनोद कांबली और उनकी पत्नी के खिलाफ बांगूर नगर पुलिस थाने में मारपीट का केस दर्ज कराया। तो वहीं विनोद कांबली ने भी अंकित तिवारी और उनके पिता के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया। कांबली का आरोप है कि अंकित तिवारी के पिता ने उनकी बीबी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। बच्चे के साथ और मेरी बीवी के साथ हम लोग थे और इंस्टेंटली जो ये इंसिडेंट हुआ वो बुजुर्ग बीवी के उसको बहुत जगह थी, बीवी के करीब जाके उनको जो मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन वो जगह पर तो उन्होंने छुआ और तो जैसे उन्होंने छुआ तो मेरी बीवी ने उनको पकड़ा और उनको झपड़ मारा। ये इंस्टेंट था, ये इंस्टेंट हुआ। अगर आप देखोगे फुटेज में भी इंस्टेंट हुआ है। अगर किसी औरत को कोई आदमी छूता है तो वो ऑटोमेटिकली वो रिएक्ट करती है और सही रिएक्ट किया उन्होंने। ये बिल्कुल उन्होंने अपराध किया और बीच बाजार में किया। उन्होंने बेइज्जती की, इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा या भुगतेंगे। ऐसे नहीं इसको छोड़ देंगे कि मतलब कि तुमने कर दिया हो गया। अब बात एक और क्रिकेटर की। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर फर्जी डिग्री के फेर में फंस गई हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हरमनप्रीत को पंजाब सरकार ने मार्च में डीएसपी बनाया था, लेकिन फर्जी डिग्री के चक्कर में उनकी ये नौकरी हाथ से निकल सकती है। दरअसल डीएसपी के पद पर हरमनप्रीत कौर के योगदान देने के बाद पंजाब पुलिस ने उनके सर्टिफिकेट की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट दिया है वो फर्जी है। पंजाब पुलिस ने इस बाबत गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हरमनप्रीत डीएसपी के पद पर नहीं रह सकती, क्योंकि डीएसपी बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। खबर अफगानिस्तान से, जहां बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अफगानिस्तान के पूर्वी शहर जलालाबाद में सिखों और हिंदुओं को लेकर जा रही बस पर आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। बस में सवार लोग राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिलने जा रहे थे। इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक सिख और हिंदू थे। इस हमले में सिख नेता अवतार सिंह खालसा की भी मौत हो गई। वो अक्टूबर में प्रस्तावित संसदीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईसिस ने ली है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अफगानिस्तान की बहुसांस्कृतिक सोच पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और भारत इस दुखद क्षण में अफगानिस्तान की सरकार की हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। वहीं एक अफगानी सिख डेलीगेशन ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की और अफगानिस्तान में सिख समुदाय की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। दिल्ली मेट्रो के ट्रैक पर एक लड़की ने क्या किया ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं दुनिया भर की खबरें। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इंटरपोल ने नीरव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सीबीआई की अपील पर नीरव के भाई निशाल मोदी और उसके कर्मचारी सुभाष परब के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। बेनजीर भुट्टो की हत्या के 11 साल बाद उनके बेटे बिलावल पाकिस्तान चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। लियारी में चुनाव प्रचार के दौरान बिलावल के काफिले पर भीड़ ने पथराव किया और लाठी डंडे बरसाए। हालांकि बिलावल बाल बाल बच गए। इस हमले के पीछे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट का हाथ बताया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खकान अब्बासी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चुनाव न्यायाधिकरण ने अब्बासी के चुनाव लड़ने पर आजीवन पाबंदी लगाई थी, जिसे अब्बासी ने लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ब्रिटेन के स्कूलों में लैंगिक भेदभाव के आरोपों के बीच लड़कियां अब यूनिफॉर्म में स्कर्ट की जगह ट्राउजर पहन सकेंगी। दरअसल स्कूल ट्रांसजेंडर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहती है, इसलिए सभी के लिए ट्राउजर नीति को अपनाया जा रहा है।
ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं ने प्रदर्शन का तरीका निकाला है। ये महिलाएं अब सड़क पर डांस कर रही हैं। ईरानी कानून के मुताबिक ऐसा करने की मनाही है। ऐसा कर ये महिलाएं ईरान के कट्टर कानूनों को चुनौती दे रही हैं। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो रेल की, जहां सुरक्षा में सेंध का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक लड़की मेट्रो ट्रैक के बगल से पैदल चलने लगी। नोएडा सेक्टर 15 में ये लड़की सेक्टर 16 स्टेशन की तरफ ट्रैक के साथ साथ चलने लगी, जिसके बाद मेट्रो प्रबंधन के होश उड़ गए। फौरन दोनों तरफ से मेट्रो की आवाजाही रोकी गई और मेट्रो के स्टाफ ने इस लड़की को रोका और फिर रेलवे ट्रैक के बगल से पैदल चलने से मना किया। ये वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर यही लगता है कि चोरों को मुख्यमंत्री का भी खौफ नहीं है। करनाल के प्रेमनगर में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर के ठीक बगल वाले मकान में चोरों ने सेंधमारी कर दी। खट्टर के पड़ोसी घर पर नहीं थे, तभी चोर उनके मकान में घुसे और 30 तोला सोना, 40,000 नगद समेत कई कीमती सामान लिए उड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये मामला 29 जून का है, लेकिन घर वाले जब 2 दिन बाद लौटे तो वारदात के बारे में पता चला।